अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी तो जो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उसको एक दो दिन ही हुए थे। उस वक्त मैं तकरीबन 2000 पाउंड्स के प्रॉफिट पे बैठा हुआ था और एक हफ्ते बाद तकरीबन आधा हो गया मेरा प्रॉफिट। और अगर मार्केट अपडेट्स देखी जाएँ तो जो मेजर इंडाइसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर मार्केट्स तो क्लोज हैं सैटरडे संडे। FTSE 100 यूके स्टॉक मार्केट जो है वो 1.32% लोअर थी कंपेयर टू द प्रीवियस डे। और इसी तरह से SP 500 डाउन 1.25%, नैस्डैक भी डाउन, डाउ जोन्स भी रेड में थी। ब्रेंट क्रूड जो है वो $90 और शायद मैं सुन रहा हूँ कि 95 तक भी चला गया है। अभी मैंने लाइव नहीं चेक किया बट 90 प्लस चला गया है और आई थिंक ये $72 पे था, तो बहुत बड़ा जंप है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंच गया और ऑयल प्राइसेस जो है वो, क्योंकि सप्लाई चेन या एनर्जी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की वजह से, तो ये बहुत बुरा होगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के लिए जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। क्योंकि ऑलरेडी खबरें पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो LNG इंपोर्ट थी वो नहीं आ पा रही है, लाइनें लग रही हैं पेट्रोल पंप्स पे, प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं। तो ये बहुत बुरा होगा अगर ये लंबा खिंच गया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को लाजमी डीएस्केलेट होना चाहिए, अल्लाह करे सैनिटी प्रिवेल करे। बट अभी तक एक हफ्ते बाद भी देख के लग नहीं रहा कि ये जंग जो है वो रुकने वाली है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया जब वॉर स्टार्ट हुई थी उस वक्त भी रशियन साइड का एटलीस्ट यही ख्याल था कि ये जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 4 साल हो गए, जंग अभी तक चल रही है और ये नई जंग शुरू हो गई। और जितनी रेजिलियंस ईरान की तरफ से देखने को मिल रही है शायद एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि एक सुपर पावर के आगे इतना लंबा टिकना आसान नहीं होता। अगेन सो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। अब मैंने बताया कि मेरा प्रॉफिट काफ़ी नीचे आ चुका है। पिछली वीडियो में भी मैंने यही जिक्र किया था कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स वापस आती हैं। अगेन ऑनेस्टली, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूँगा, पैनिक मैं भी हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो, अगर मैं अपने ETFs की बात करूँ तो इस वक्त दे आर एक्चुअली ब्लीडिंग। अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो मैं तकरीबन 10% के प्रॉफिट पे था बिफोर द वॉर बिगेन, और अब मैं 2% के लॉस पर हूँ। सो 10% मुनाफे से 2% नुकसान में आ गया। अगेन ये पेपर पर है, अभी मैं जब तक इसमें कोई पैसे निकालूंगा नहीं मुझे लॉस नहीं होगा। इवन प्रॉफिट भी मैंने कैश आउट नहीं किया था, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। लेकिन सिल्वर के अंदर कुछ और रिपोर्ट्स भी मैंने पढ़ी हैं सिल्वर मार्केट में मैनिपुलेशन के हवाले से, तो उसको भी फ़िलहाल मैं तफसील में नहीं बात करूँगा, लेकिन बता रहा हूँ कि कितनी हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। इसलिए लास्ट वीक भी कहा था और इस दफ़ा भी कह रहा हूँ कि मुझे कॉपी मत कीजिएगा, बट जो मैं अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उनको समझने की कोशिश करें, ताकि अगर आपको लगता है कि आप अलाइन करते हैं उन व्यूज़ के साथ तो फिर आपको हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज़ ये बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रैटेजी होती है। जो मेरे दूसरे ETFs हैं, गोल्ड माइनर्स की बात की जाए, ऑलमोस्ट 40% प्रॉफिट पे था, 25% पर आ गया हूँ। अच्छा, बिफोर आई टॉक अबाउट गोल्ड, मैंने सिल्वर में किया क्या है देखें। ऑब्वियसली द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ टू एक्सप्लेन, क्योंकि अब मैं लोगों से बात करना शुरू की अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मुझे लगता है मुझे बताना भी चाहिए। सिल्वर के अंदर मैंने तकरीबन ये जो पिछला एक हफ्ता है उसके अंदर को 5-6 ट्रांजेक्शन्स की हैं, सारी बाइंग की है। अगेन मैंने बहुत सोच समझ के ETF ख़रीदा था। मुझे लगता है इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई साइड पे जो है शॉर्टेज की खबरें मैंने पढ़ी हैं, तो मुझे लगता है सिल्वर को नीचे नहीं आना चाहिए एटलीस्ट नियर टर्म में। और क्योंकि मार्केट मैनिपुलेशन, आई थिंक शॉर्ट सेलर्स पीछे पड़े हुए हैं इसके, तो शायद इसलिए ये ऊपर नहीं जा पा रहा। लेकिन मुझे लगा कि ये गिरा है तो मैंने ख़रीदा, फिर और गिरा तो मैंने और ख़रीदा, और गिरा तो और ख़रीदा। अब ये बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं अभी भी अपनी रिसर्च पे कायम हूँ और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेरा लॉस कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकती है जो मैंने अप्लाई की। मैंने 5 ट्रांजेक्शन्स की हैं बाइंग की, क्योंकि मैं जब ख़रीदता तो और गिरता था तो मेरी एवरेज प्राइस जो है वो फिर एलिवेट हो जाती थी, तो उसको कम करने के लिए मैं मज़ीद ख़रीदता था। तो करते करते, और अगर मंडे को ये मज़ीद गिरा शायद मैं और ख़रीदूँ, लेकिन एक लिमिट तक ही कर सकता हूँ, उसके ऊपर फिर मैं नहीं करूँगा, कि मुझे लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया। और जो मेरा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसके अंदर सिल्वर जो है वो आई थिंक 10% के आसपास होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा वाइप आउट भी हो गया इस जगह में मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, तो होपफुली नेट बेसिस पे आई डोंट लूज़ एनीथिंग। सो ये 5 ट्रांजैक्शन मैंने किए, बावजूद इसके कि ठीक ठाक गिरा है, मैंने कहा ना 10% प्रॉफिट से 2% लॉस पर आ गया हूँ, तो 8% गिर गया है एक हफ्ते के अंदर मेरा ETF। वैसे सिल्वर की प्राइस मैंने नहीं चेक किया स्पॉट मार्केट में क्या चल रहा है। गोल्ड माइनर्स मैंने बताया कि 40% का मुझे मुनाफा था इसमें, और बुक वाला पता नहीं क्यों डिस्कस, ओके आई एम बैक। सो गोल्ड माइनर्स में अभी भी 25% का प्रॉफिट बहुत हेल्दी है इन 4.5 मंथ्स, लेकिन 40% पे था। तो यहाँ भी मैंने मजीद बाइंग की है, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड की अपसाइड है ज़बरदस्त किस्म की।
तो ये गिरा तो मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी है। अगेन थोड़ा सा फील होता है, नर्वस होता है बंदा जब अपनी इन्वेस्टमेंट को आप गिरते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे निकालना अभी नहीं है, मुझे निकालना बाद में, तो मुझे लगता है कि यार ये तो अपॉर्चुनिटी है। अगर मैंने अपनी रिसर्च सही की थी, सोच समझ के इन्वेस्ट किए थे, अनलेस के एक मुझे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आ रहा होगा, तो फिर तो मैं निकलूंगा बाहर, बजाय इसके ये 25% से भी गिर जाए फिर लॉस में आना शुरू हो जाऊँ। लेकिन मेरा अभी व्यू पॉइंट चेंज नहीं हुआ इसके ऊपर। ज़ाहिर है जंग के हालात हैं, पैनिक बटन दबाया लोगों ने तो सेलिंग हुई है, तो मुझे लगता है फ़ायदा ही हो गया, क्योंकि जब मैं 40% प्रॉफिट पे बैठा हुआ था, तो अगर मुझे एक यूनिट फॉर एग्जांपल 100 से ऊपर का मिल रहा था, तो अब और कम का मिल रहा है। तो ये चीज़ देखते हुए मैंने मज़ीद इसके अंदर बाइंग की है। इसी तरह SP500 ये एक ETF है जिसके अंदर मैंने अपनी एक्सपोजर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया। फ़र्ज़ करें अगर मैंने 100 पाउंड इन्वेस्ट किए थे, तो मैंने इसके अंदर अब 80 पाउंड निकाल लिए हैं। बहुत छोटे से प्रॉफिट पे, लॉस पे नहीं निकाले, बहुत मामूली से प्रॉफिट पे निकाले, लेकिन लॉस नहीं लिया। तो मैंने निकाल लिए कि उसके अंदर मैंने पिछले 3-4 महीने देखा 1-2% से ज़्यादा प्रॉफिट दिया नहीं है इसने। तो मैंने कहा इससे पहले ये लॉस में आया, और अब जो ट्रम्प्स आप कर रहे हैं, तो SP500 तो प्रेशर में रहेगा। तो जो मेरा वैनगार्ड SP500 ETF है, उसमें अगर 100 पाउंड इन्वेस्टेड थे, तो अब सिर्फ 20 पाउंड रह गए। मैंने बहुत कम कर दिया एक्सपोजर। लेकिन अगेन ये वापस आएगा, तो सस्ता बहुत हुआ इस वक्त, अगर किसी ने ख़रीदना है तो आगे जाके ये वापस भी आ सकता है। फ़िलहाल मुझे लगता है कि अगले 6-7 महीने में यही पैसा कहीं और रख के ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, बजाय इधर इन्वेस्ट करने के। तो मैंने एक्सपोजर रिड्यूस कर दिया। जी, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ETF जो मेरा, वो भी 13% के प्रॉफिट तक चला गया था, बल्कि शायद 14% तक चला गया था, वो 7% पे आ गया, वो भी आधा हो गया। इमर्जिंग मार्केट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि आप देखें, अगर ये ग्लोबल सप्लाई चेन चोक होती है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, बहुत ही क्रूशल स्ट्रेटेजिक वाटरवे है जिससे सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है गल्फ़ कंट्रीज से फिर एशिया की तरफ। तो एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि इमर्जिंग मार्केट जो इतना नीचे गिरी है, और शायद ही अगले वीक में भी गिरेगी, तो वहाँ पे अभी भी 7% प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ भी ज़ाहिर गिरा है, तो मैंने मज़ीद बाइंग की है इसके अंदर। फिर 1-2 ETFs में पास और एक स्पेस इनोवेटर ETF है, वो भी 10% प्रॉफिट से 6% पे आ गया है, उधर भी मैंने थोड़ी बहुत बाइंग की है। फिर एक मैंने कॉपर माइनर्स ETF लिया हुआ था, उसमें सही ठीक ठाक नुकसान हुआ उसके अंदर, समझ लें कि 4% का लॉस हो गया, 4% का सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। सो दैट वाज अ क्विक अपडेट ऑन माय ओवरऑल पोर्टफोलियो, और मैंने कैसे बिहेव किया, क्योंकि मैं जो सीखा है मार्केट से, एक्सपर्ट से, कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, उसमें प्रॉफिट होता है, उसी पे स्टिक कर रहा हूँ। और अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा है इसको, कि जो गिर रही है मार्केट्स, तो बाइंग की है, बट ये हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। बार बार कहता हूँ कि मैं कोई लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और पैसा सिर्फ वही इन्वेस्ट करें जिसको अगर आपने लूज़ कर दिया तो आपको नुकसान नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने 4-5-6 महीने का इमरजेंसी फंड साइड पे कर लें, ताकि जो इस वक्त हालात हैं, अगर मुझे फ़र्ज़ करें कल कोई ज़रूरत पड़ जाती है 5-6 हज़ार पाउंड्स की, तो मैं ये इतना बड़ा लॉस लेके तो नहीं निकालूंगा ना पैसे। तो मैंने जो साइड पे रखे हैं इमरजेंसी में, वहाँ से यूज़ करूँगा। और वो भी मैंने प्राइस प्रीमियम बॉन्ड में कन्वर्ट करके रखे हुए, क्या पता किसी दिन छक्का लग जाए और मेरा निकल आए। जैसे अभी 2 ड्रॉज हो गई हैं, उसमें तो मेरा बॉन्ड नहीं निकला, लेकिन मैंने अपनी जो सेविंग्स थी, अगर फ़र्ज़ करें उसका 50% अगर इन्वेस्ट किया हुआ था, तो अब मैंने उसको बढ़ा के 80% के करीब कर दिया है। तो मैंने उसको प्रीमियम बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अगर अमाउंट ज़्यादा हुआ तो शायद निकल आए। अभी पहली 2 ड्रॉज में तो नहीं निकला। अगेन चलें इसको यहीं ख़त्म करते हैं। एक लाइव वीडियो का मैंने कहा था कि एक बीच में संडे मैंने मिस किया, बट कोशिश करूँगा कि संडे को मिस ना करूँ। कोई क्वेश्चन मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, एंड इनफैक्ट ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे हैं, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जहाँ पर भी हैं दुनिया में, आई होप कि एवरीबडी इज़ सेफ़, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्तेदार, जानने वाले, और या इनफैक्ट देखने वाले ख़ुद भी उन जगहों पर मौजूद हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आई होप कि सैनिटी प्रिवेल्स, और ये जो इतना जानी माली नुकसान हो गया है, ये चीज़ें यहाँ रुक जाए, मज़ीद ना खींचें, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल गया तो अगेन एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक आएगा, जो हमने यूक्रेन रशिया वॉर के बाद भी देखा था। एंड आई डोंट थिंक द वर्ल्ड इज़ प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि हमने बैक टू बैक इतने शॉक्स देख लिए कि एक रिकवरी पूरी होती नहीं है, कोई नई मुसीबत आ जाती है। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। आई डोंट थिंक आई हैव एनी क्वेश्चंस, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं।